डोनाल्ड ट्रंप सबसे मुश्किल दौर में फंस गए हैं। सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान पर कब्जा करने की फिराक में था, वो अपने ही देश के पत्रकारों के सामने गाली गलौज पर उतर आया। एक महिला पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है जिसमें आपने नाबालिग बच्चियों के साथ कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है। डोनाल्ड ट्रंप उस महिला पत्रकार को ही गाली देने लगता है। वो कहता है कि तुम निहायत ही घटिया पत्रकार हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सोचिए, मैंने कहा था ना कि जैसे ही ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध ठंडा पड़ेगा, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को तो वो जवाब देना पड़ेगा जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की है। हमले की जो पूरी ड्रामा जो हुआ, हमले का जो खेल रचा गया, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को कोई राहत नहीं है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, इसको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है? क्या सीज फायर हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या ईरान ने अमेरिका की कोई बात मान ली है? बिल्कुल नहीं। ईरान अपने रास्ते पर अडिग है और साथ ही वो कह रहा है कि हम होर्मुज स्ट्रीट दुनिया के उन देशों के लिए खोलने के लिए तैयार हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए हम एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। इजराइल को हम एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने लगी है। अब अमेरिका में, चूंकि अमेरिका में आपको रोज प्रेस ब्रीफिंग करनी है, सुबह शाम आपको पत्रकारों से मिलना है और वहां के पत्रकार आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, क्योंकि वहां पत्रकारिता के प्रोफेशन में ईमानदार लोग हैं। वहां के पत्रकार न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, वो सीधे सवाल पूछते हैं। और उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को किस कदर फंसा दिया है। एक तो पूरी दुनिया में अमेरिकी हथियारों की पूरी पोल पट्टी खोल चुकी है। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से जेट खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और यह सब दिखने लगा है। सोचिए, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के समय भी कनपट्टी में गोली लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप के जब मुश्किल वक्त में है, जब उस पर एप्स्टीन फाइल की तलवार लटक रही है, जब ईरान से युद्ध में हार का सारा ठिकरा डोनाल्ड ट्रंप, उसके दामाद और हेस्गेथ पर फोड़ा जा रहा है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बचने का एक नया सिंपैथी कार्ड खेला है। और सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पत्रकारों के डिनर पार्टी में, जिसमें ट्रंप ने आयोजन किया था, राष्ट्रपति का डिनर पार्टी है, उसमें कोई शख्स कैसे बंदूक लेके पहुंच जाएगा? क्या कोई चेकिंग नहीं थी? और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को एक खरोच तक नहीं आया। इसको लेकर संदेह के घेरे और मंडरा रहे हैं। अमेरिका है, वहां मीडिया बहुत मजबूत है और धीरे धीरे लोग इसके तह में जा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान ने अमेरिका को वो सदमा दिया है, वो झटका दिया है, जिससे निकलना और उबरना अब अमेरिका के बस की बात तो लग नहीं रहा है। रही बात सीज फायर की, तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी बात से सहमत तब तक नहीं होंगे जब तक हम पर हुए हमले की भरपाई न की जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और ईरान अब साफ कह रहा है कि सिर्फ मेरे भरपाई से काम नहीं चलेगा। अब आपको उन तमाम देशों की भरपाई करनी होगी जिस पर तुमने हमला किया है। खासकर फिलिस्तीन की आज़ादी मुकर्रर करनी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था। ईरान चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन ईरान ने कभी उफ नहीं किया। ईरान सचमुच इस पूरे मामले में कूदा था फिलिस्तीन को बचाने के लिए। फिलिस्तीन पर जिस तरह से बमबारी हुई, जिस तरह से वहां बूढ़े बच्चे महिलाओं को खत्म किया गया, सबसे पहला देश था ईरान जिसने कहा कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं और मैं हमास के साथ हूं। उसके बाद दूसरा देश था लेबनान, जिसके लड़ाके हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल से लोहा लिया और उसके चक्कर में पूरा लेबनान बर्बाद कर दिया गया था। तीसरा जो देश था वो यमन था। यमन के लड़ाके हुती ने भी उस दौर में लगातार समुंदर में मोर्चा खोला था और कहा था कि हम फिलिस्तीन को बचाने के लिए इजराइल से लड़ेंगे। इस युद्ध में भी यही हुआ। ईरान के साथ सबसे पहले लड़ने वाला जो देश था वो लेबनान का हिजबुल्लाह था, उसके बाद यमन का हुती था, और बाद में इराक का इराकी मिलिशिया था, और उसके बाद अब ईरान के पाले में जब गेंद आया है, तब ईरान कह रहा है कि तुम्हें हर देश का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान कह रहा है कि सबसे पहली भरपाई तो ईरान की करनी होगी कि तुमने ईरान पर हमला क्यों किया, और जो हमारा नुकसान हुआ है लगभग $300 बिलियन का शुरुआती आंकड़ा है। उसके बाद दूसरा भरपाई लेबनान का करना होगा, इजराइल करे या अमेरिका करे।
जब तक लेबनान पर हुए हमले की भरपाई नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तीसरी भरपाई जो है वो फिलिस्तीन का करना होगा, फिलिस्तीन की आज़ादी भी मुकर्रर होगी और फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ है उसको भी बचाना पड़ेगा, उसका भी एक एक रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। चौथा, इराक के साथ जो बदसलूकी हुई है, इराक पर जो हमला हुआ है, तो सोचिए ईरान ने पूरे खाड़ी देशों की जिम्मेदारी ली है। साथ ही ईरान ने यह तय किया है कि खाड़ी देशों में अब अमेरिकी अड्डे तो नहीं चलेंगे, देर सवेर ही सही खाड़ी देशों को पूरा का पूरा तेल पर अपना अधिकार होगा और वो अपने ही करेंसी में व्यापार कर पाएंगे, ये भी ईरान सुनिश्चित कर रहा है। तो सोचिए ईरान की जो दूरदर्शी सोच है, ईरान के नेताओं का जो सोच है, खामनेई के बेटे का की सोच है, वो साफ है कि किसी भी कीमत पर अब अमेरिका को एक जगह नहीं दी जाएगी और बचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वो समय गया जब अमेरिका वियतनाम से लेकर कोरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया तक हमले करता था और उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। ईरान मजबूती से अब दुनिया भर के देशों पर हुए हमले का सवाल पूछ रहा है, हिसाब किताब पूछ रहा है। युद्ध के दौरान ही ईरान ने कहा था, एक IRGC के टॉप कमांडर ने कहा था कि अगर ग्रीनलैंड के लोगों ने हमें कहा कि हमारी रक्षा करो तो हम ग्रीनलैंड के लिए लड़ेंगे, हम क्यूबा को बचाने के लिए लड़ेंगे और अमेरिका के नाजायज हमलों के खिलाफ जहां जहां खड़ा होना होगा हम वहां वहां खड़े होंगे। उस समय भी ईरान ने कहा था कि हम वेनेजुएला के साथ हैं और उसके राष्ट्रपति का जिस तरह से अपहरण किया है हम उसकी निंदा करते हैं। तो ईरान ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है और ईरान उसी ठसक के साथ, ईरान कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। ईरान साफ कह रहा है कि हमने 45 साल का प्रतिबंध झेला है, 6 महीने होर्मुज स्ट्रीट अगर हमने बंद रखा और अमेरिका को एक बूंद तेल नहीं देंगे, उसके बाद अमेरिका की क्या हैसियत है वो पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि समझौता बिल्कुल खत्म हो गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि समझौता हमारी शर्तों पर होगा। आगे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका की हैसियत है कि वो ईरान पर हमला करे, सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि 40 दिनों के युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने एयरफोर्स का जो सबसे टॉप लेवल का विमान था, जो फाइटर जेट था, F-35, स्प्लिट 2 बॉम्बर 18, सबका इस्तेमाल करके देखा है और ईरान ने अपने वायु क्षेत्र में आने वाले किसी भी विमान को सुरक्षित नहीं लौटने दिया और उसे मार गिराया। तो अमेरिका का एयरफोर्स जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और ईरान पर कब्जा करना तो दूर की बात है। अगर अमेरिका के नेवी की बात करें तो उसके सारे बड़े युद्धपोत की तैनाती करके उसने देख लिया है, ईरान के मिसाइल से कोई नहीं बच पाया है। इसका मतलब है कि उसके नौसैनिक, नेवी भी कम से कम ईरान पर हमला करने की तो अब जरूरत नहीं करेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान ने इतने माइंस बिछा रखे हैं होर्मुज में कि उसके आसपास आने में भी किसी भी युद्धपोत को उड़ाया जा सकता है। शुरुआत में अमेरिका ने कोशिश की थी कि हम पैदल सेना उतार सकते हैं क्या इस्फहान शहर में, जहां मिसाइलों का अकूत भंडार है। तो सोचिए वो भी असफल हुआ है और साफ IRGC ने कहा है कि तुम्हारे पैदल सेना के लिए हमारी जो फारस का खाड़ी है वो एक बुचरखाना साबित होगा और नहीं भरोसा है तो आकर देख लो। सोचिए अमेरिका की क्या हालत होती जा रही है। अमेरिका ने उसके बाद तय किया कि अगर हमें तेल नहीं मिलेगा, हमारे शिप को नहीं आने दिया जाएगा तो हम दुनिया भर के शिप को रोक लेंगे। वो भी अब नाकाम हो गया। ईरान की साफ पॉलिसी है कि अगर अमेरिका ने हमारी 4-5 मांगे नहीं मानी तो हम अमेरिका का एक भी शिप होर्मुज स्ट्रीट से नहीं गुजरने देंगे। पहली उसकी मांग है कि जो ईरान पर हमला हुआ है उसकी भरपाई करो, लेबनान पर हमले की भरपाई करो, फिलिस्तीन पर हमले की इजराइल भरपाई करे। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि अब कभी भी ईरान पर कोई हमला नहीं होगा और अगर हमला होता है तो हमारा गारंटर रूस और चीन होगा और रूस और चीन हमारी तरफ से युद्ध लड़ेगा। ये एक बड़ा समझौता है जो अमेरिका को मुश्किल में डाल रहा है। तीसरा बड़ा समझौता ये चाहता है ईरान कि 45 सालों से जो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसकी संपत्तियों को जो फ्रीज किया गया है दुनिया में, उसे बकायदा जारी किया जाए। चौथा, मैं परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं रोकूंगा। और पांचवा जो सबसे अहम भी है कि अब दुनिया के किसी भी देश पर अगर अमेरिका हमला करता है तो उसे स्वीकार नहीं है और होर्मुज स्ट्रीट पर अब उसका पूरा कंट्रोल होगा और इजराइल और अमेरिका के शिप से वो बकायदा टैक्स वसूलेगा, जैसे अब तक अमेरिका दुनिया भर के देशों को टैरिफ का डर दिखा रहा था। तो ये तो ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है।
अमेरिका के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से सीज फायर कर लो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें उनके देश में बढ़ती जा रही है। और खासकर एप्स्टीन फाइल को लेकर कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बच गया, इंपीचमेंट से बच गया, तो उसे एप्स्टीन फाइल के मामले में जेल जाना पड़ सकता है। और वहां की मीडिया अब लगातार सवाल पूछ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी यही हो रहा है। अब लगातार उस पर भ्रष्टाचार के आरोप का खुलासा हो रहा है और देर सवेर उसे ही जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, दो शख्स ने, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन ईरान ने कहा है कि हम दुनिया के हर देश की तेल और गैस की जरूरत को समझते हैं, हमें दुनिया के किसी देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम सिर्फ इजराइल और अमेरिका से है और उनके उन पिट्ठुओं से हैं जो हम पर हमला करने में इनकी मदद करते हैं। साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों को भी मैनेज करना शुरू कर दिया है और ईरान की कोशिश है कि जितने खाड़ी देश हैं वो एकजुट हों, ओपेक देश एकजुट हों, इस्लामिक देश एकजुट हों और वो तेल का कारोबार जो है वो डॉलर के बदले अपने करेंसी में करे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है आज तक का और ये साफ हो गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो पूरी जो बादशाह थी दुनिया में, वो लगभग ईरान ने ख़त्म कर दिया है। और ईरान इस सीज फायर में अपनी शर्तें थोप रहा है, वो अपनी शर्तों के साथ ही समझौता चाहता है। और जो समझौता अगर अमेरिका ने किया तो उसके लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा, और नहीं किया तो अमेरिका को 6 महीने में ही तेल के एक एक बूंद के लिए ईरान तरसा देगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।